हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है काफी इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसपे मैं आप सभी के साथ आज यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। मैंने कुछ बातें यहाँ पे सोचा और उसके बाद मैंने कुछ स्टडी की, तो मुझे लगा आपको भी पता होना चाहिए कि एक ऐसा त्योहार जो कि बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है हमारे यहाँ, उसका इकोनॉमिक्स से क्या रिलेशन है ना। इसमें मार्केट का क्या इंपॉर्टेंस है, डिमांड के साथ क्या खेल होने वाला है ना। लोगों की जेब कैसे खाली हो रही है, लोगों की जेब खाली हो रही है तो उसका क्या असर देखने को मिलेगा, ये सारी की सारी चर्चा आप सभी के साथ यहाँ पे करने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस तरीके की रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। आप सभी को स्क्रीन पे अभी दिखाई पड़ रहा होगा 22,000 करोड़ रुपए का करवा चौथ। इसका मतलब ये है कि करवा चौथ पे इस बार जो टोटल बिजनेस होने वाला है वो कितने का होने वाला है, 22,000 करोड़। ये एक बड़ा अमाउंट है ना। और आप सभी को पता है कि जैसे जैसे खर्च होता है तो उसे क्या होगा, आपने देखा कि खर्च होगा, इसका मतलब क्या कि मार्केट में डिमांड जो है वो बढ़ रही है, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ी है ना, अब इसको बैलेंस करने के लिए सप्लाई को मेंटेन करना, सप्लाई को मेंटेन करेंगे तो लोगों को प्रॉफिट होगा। आप सभी ने जैसे कि पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वहां पे जो भी उत्पादन के कारक होते हैं उनको लाभ प्राप्त मिलता है, उनको प्रॉफिट होता है। तो आपने देखा कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिल रहा है करवा चौथ और इकोनॉमिक्स का, है ना। क्योंकि आप सभी जानते हैं ना कि अब जिनकी शादी वगैरह हुई होगी उनको तो अच्छे से पता होगा कि आज आपकी जेब ढीली होनी ही होनी है ना। और आपको करनी भी चाहिए। अगर हम लोग इस मुद्दे पे बात करें ना, देखो आपने जब नेशनल इनकम पढ़ा होगा, आपने नेशनल इनकम पढ़ा है ना। अब नेशनल इनकम में आपने क्या देखा कि जो हमारे यहाँ गृहिणी है, जो हमारे यहाँ गृहिणी है या महिला है, तो इनके द्वारा जो भी घर में काम किया जाता है ना, ये राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है ना। तो अब आप सोचिए, कहीं ना कहीं अच्छा भी है, आपकी जेब ढीली होनी भी चाहिए। यही साल में 2-3 ही ऐसे मौके आते हैं जहां पे आप जो है अपनी वाइफ को कुछ बढ़िया गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ एक्सपेंसिव उनके लिए कुछ खर्च कर सकते हैं बढ़िया सा, है ना। अब वो पूरे साल जो है आपके घर को संभाल रही हैं, आपकी फैमिली को संभाल रही हैं, तो सैलरी तो आप उनको देते नहीं हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा मौका है और आपको खर्च करना भी चाहिए, है ना। तो जो मैंने लिखा है कि जेब खाली, जेब खाली तो चलो अच्छी बात है, करना ही है, बट ये अच्छा है, ठीक है ना। और पूरे इकोनॉमी के पर्पज से देखें तो ये और अच्छी बात है। हमारे इकोनॉमी में एक बड़े ह्यूज डिमांड क्रिएट हो रही है ना। अब उसका प्रॉफिट कई लोगों को मिलेगा, एक बड़े संख्या को या एक बड़े जनसंख्या को मिलेगा। तो मार्केट क्या होता है, मार्केट पूरा का पूरा हमारा डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। भाई किसी ने पैसा खर्च किया तो किसी को प्रॉफिट मिला, किसी ने पैसा खर्च तब किया जब उसके पास था, उसके पास था यानी उसने कमाया है, कमाया है यानी किसी ने खर्च किया है तब वो कमाया है। सो ओवरऑल आप देखेंगे ना, इकोनॉमी में पूरा का पूरा खेल ही है जो ना, वो किसका है, मार्केट में। अगर देखें इकोनॉमी और उसमें आप आ जाओ मार्केट में, तो पूरा का पूरा खेल जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा डिमांड और सप्लाई का। आपने कुछ कार्य किया, आपको उसके बदले इनकम प्राप्त हुई, अब उसको आप जो है खर्च करेंगे, आप मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे। आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो सप्लाई मेंटेन करेगा उसको क्या होगी, उसको आमदनी होगी, उसकी इनकम होगी, उसको प्रॉफिट होगा। फिर वो अपना पैसा लेके कहां जाएगा, मार्केट में ही जाएगा। मार्केट में जाएगा वो उसको खर्च करने के लिए, फिर क्या होगा, फिर से मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। तो ओवरऑल आप देखेंगे इकोनॉमी चल किसके द्वारा जा रही है, डिमांड और सप्लाई के द्वारा। डिमांड कौन क्रिएट करेगा, कंज्यूमर। डिमांड कौन क्रिएट करेगा, कंज्यूमर। सप्लाई कौन मेंटेन करेगा, सप्लाई मेंटेन करेगा जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर। आपने इसीलिए इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा
कि मांग से संबंधित जितने भी कारक हैं उनको कौन प्रभावित करेगा, या उनमें कौन जो है हस्तक्षेप कर सकता है, कंज्यूमर करता है, और जो उत्पादन है या पूर्ति है उसको कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप जाके देखेंगे तो एक ही व्यक्ति जो है डिमांड और सप्लाई दोनों से जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा डीप जाके सोचेंगे तो समझ पाएंगे चीजों को। तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है कि एक बड़े अमाउंट में आपको जो है एक्सपेंडिचर क्या बोलेंगे उसको, खर्च बोलेंगे, है ना, वो देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर की बात करें 2023 में तो 15,000 करोड़ रुपए जो है ये खर्च हुआ था, यानी इतने का कारोबार हुआ था इकोनॉमी में हमारे। और इस बार का जो है अनुमान वो है रुपए 22,000 करोड़ का। बहुत सारे न्यूज में ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है ना। तो ओवरऑल मैंने चर्चा किया कि ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके लिए भी बढ़िया है कि जो पूरे साल आपका ध्यान रख रही हैं, आपके घर को संभाल रही हैं, आपको संभाल रही हैं, उनके लिए आप कुछ बेटर करें, है ना। करना तो डेली चाहिए, बट डेली गिफ्ट कहां से खरीद पाएंगे, है ना। तो ये कुछ डाटा आप इनको देख सकते हैं। इस साल की बात करें 22,000, लास्ट ईयर की बात करें 15,000। ये करोड़ में हो रही है बात, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अब आ जाते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टेड टॉपिक पे। आपने जैसे इकोनॉमिक्स तो पढ़ा होगा, आपने हिंदी मीडियम की तमाम बुक पढ़ी होगी, इंग्लिश मीडियम की पढ़ी होगी। आपने एक चीज गौर किया कि नहीं, जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ते हो तो वहां पे आपने शायद ही देखा होगा, कुछ बुक में ऐसा आपको देखने को मिल भी सकता है, ज्यादातर में नहीं। हम वहां पे कंज्यूमर के रूप में किसको कंसिडर करते हैं, हम कंज्यूमर के रूप में कंसिडर करते हैं सी, इट मींस वुमेन, ठीक है ना, इट मींस फीमेल, वुमेन को लेते हैं ना, वुमेन को। ऐसा क्यों? क्योंकि महिलाएं जो होती हैं ना वो घर को संभालने में कुशल होती हैं। आपको जैसे 100 रुपए दे दिया जाए तो आप, ऐसा हो सकता है कि वो पूरा का पूरा खर्च कर लें। जो महिलाएं होती हैं ना वो उसी में से कुछ ना कुछ बचा करके रख लेंगी। इट मींस उनका सेविंग पे ध्यान होता है। इसीलिए इकोनॉमी के लिए महिलाओं का मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। इट मींस वो मैनेज करने में ज्यादा बेटर मानी जाती हैं। तो आप इस बात को देखिएगा कि हमारे इकोनॉमिक्स में वुमेन का काफी इंपॉर्टेंस है ना। वुमेन्स आर इंपॉर्टेंट, महिलाएं महत्वपूर्ण है हमारी इकोनॉमी के लिए। और इसीलिए जब आप कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी पढ़ेंगे, जब आप प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी पढ़ेंगे, हर जगह आप देखेंगे वहां पे सी का उपयोग मिलेगा, हर का उपयोग मिलेगा। वहां पे आपको ही नहीं मिलेगा, वहां पे आपको हिम नहीं मिलेगा, है ना। सो यहीं पे आप देख सकते हो कि महिलाएं महत्वपूर्ण है इकोनॉमी के लिए। और ये पहले का सिनेरियो है महिलाओं की स्थिति के बारे में, और ये एट द प्रेजेंट, है ना। पहले क्या होता था, महिलाएं सिलाई करना, कढ़ाई करना, इस तरीके के तमाम ट्रेडिशनल कार्यों में होती थी। आजकल तो आप देखो ऑफिस में आप जाओ, वहां पे ढेर सारी महिलाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अगेन वुमेन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। नेक्स्ट कुछ फैक्ट पे आ जाते हैं। डाटा के अनुसार अगर बात करें तो महिलाएं हमारी इंडिया की टोटल जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो अबाउट 18% का कर रही हैं, है ना, अबाउट 18। और ये कहीं ना कहीं जो हमारे इकोनॉमी में एक टारगेट रखा है ना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में महिलाओं का काफी ज्यादा योगदान रहेगा, है ना, महिलाओं का काफी ज्यादा योगदान रहेगा। तो यहां पे एक बार फिर से प्रूव होता है कि वुमेन्स आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ते हैं, एसडीजी पढ़ते हैं, वहां पे जो गोल रखे गए उसमें फिफ्थ जो गोल है वो है जेंडर इक्वलिटी के बारे में। जेंडर इक्वलिटी, तो जेंडर इक्वलिटी क्या कहता है? जेंडर इक्वलिटी कहता है कि महिलाओं को भी समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, है ना। जिस तरीके से पुरुषों को तमाम चीजें, सुविधाएं, सारी चीजें हैं, तो वो महिलाओं को भी। और सिर्फ यही नहीं, उनका कहना है कि इस तरीके से महिला सशक्तिकरण पे कार्य किया जाए कि अभी जैसे आप, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए। आपने पीएलएफएस रिपोर्ट के बारे में तो जरूर ही पढ़ा होगा। तो पीएलएफएस रिपोर्ट जो था 2022-23 का, उसमें आप देख सकते हैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 37%, ये 2022-23 के अनुसार है। वहीं जब पुरुषों में देखेंगे तो ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एसडीजी का जो गोल 5 है, जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा है, ये इसलिए
कि महिलाएं भी बराबर से जो है भागीदारी करें हर क्षेत्र में। और यहाँ पे जो आप ये ओनली 18% देख रहे हैं, ये कितना होना चाहिए? ये 50% होना चाहिए, है ना। मान लीजिए पॉपुलेशन में थोड़ा बहुत मिसमैच है तो भी ये एटलीस्ट 45% के अबव होना चाहिए, बट अभी कितना है? ओनली 18%। तो इन मुद्दों पे काम करने की जरूरत है। हमारी गवर्नमेंट कार्य भी कर रही है। इसके लिए आप देखें इस बार का जो बजट था 2024 का, और इसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो कि खुद ही एक महिला है और उनका बराबर से ध्यान रहता है वुमेन एम्पावरमेंट में, महिला सशक्तिकरण पे, उन्होंने ज्ञान की बात करी। ज्ञान का मतलब यहाँ पे गरीब, युवा, अन्नदाता, और फोर्थ नंबर पे नारी, इट मींस वुमेन, है ना। तो वुमेन के तहत किन किन मुद्दों पे उन्होंने चर्चा किया कि 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स गिवन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी जो महिला उद्यमी हैं 30 करोड़ महिलाओं को मुद्रा लोन प्राप्त होगा। फीमेल एनरोलमेंट रेट इन हायर एजुकेशन गॉन अप टू 28%। उन्होंने कहा कि 28% से अधिक जो है फीमेल एनरोलमेंट, इट मींस हायर एजुकेशन में जो महिलाएं हैं, है ना, जो गर्ल्स भी आप बोल सकते हो, उनका एनरोलमेंट रेट कितना पहुंच चुका है? 28% के अबव। हालांकि अभी भी ये बहुत कम है ना, अभी भी ये बहुत कम है। उसके बाद इन्होंने बात किया कि गर्ल्स एंड वुमेन constitute 43% ऑफ एनरोलमेंट, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये शिक्षा के बारे में बातें करी। तो बराबर से देखो। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ बात यहीं खत्म नहीं होती। ये देखो जैसे कुछ योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, है ना, सुकन्या समृद्धि योजना, वुमेन रिजर्वेशन बिल, महिला ई हार्ट, ये सब किससे रिलेटेड हैं? ये सब रिलेटेड हैं महिला सशक्तिकरण से। हम महिलाओं को कैसे जो है समाज में बराबरी का हिस्सा दिला पाए, ये सब उसकी बात करती हैं। सो अगेन आप कह सकते हो कि महिलाएं हमारी इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण हैं, महिलाएं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, और अगर वो महत्वपूर्ण हैं तो हमको भी इस बात को हमेशा जो है ध्यान में रखना चाहिए। और इसी के साथ फिर से आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। मुद्दा यही है करवा चौथ और इकोनॉमिक्स का संबंध। तो बिल्कुल आपने अब तक समझ लिया होगा कि एक बढ़िया सा संबंध है, और 22,000 करोड़ रुपए का बिजनेस होगा 2024 में। ठीक है, ये अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा आपने देख लिया कि डिमांड क्रिएट होगी बहुत बड़े स्तर पे। इसके अलावा मैंने आपसे चर्चा किया कि महिलाओं के कार्य को या एक गृहिणी के कार्य को जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं उसमें शामिल नहीं करते हैं, तो इस पर्पज से भी देखें अगर, तो उनके लिए अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अगेन ये बोलूंगा कि आप में से जितने लोग जॉब में हो वो महंगे महंगे गिफ्ट दें। आप ये ना सोचें कि आप जो है लग्जरियस गुड्स का उपयोग कर रहे हैं, ये ना सोचते हुए आप बढ़िया गिफ्ट करें अपनी वाइफ को, है ना। इससे ज्यादा क्या ही कहूंगा। और यही है आपका इकोनॉमिक्स और करवा चौथ का संबंध। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको डेली लाइफ में देखने को मिलेगा। आप ध्यान से सोच के देखिएगा, सारी चीजें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। मैं तो एक दिन सोच रहा था कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमी में डिमांड मेंटेन करने के लिए पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप पढ़ेंगे, आप पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो उसको खर्च करने जाएंगे, खर्च करने जाएंगे मतलब आप डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, है ना। आप इकोनॉमी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर डिमांड क्रिएशन ना हो, अगर डिमांड क्रिएशन ना हो तो क्या होगा? इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। डिमांड का होना इकोनॉमी में बहुत ही जरूरी है। सोचा करिए ऐसे इकोनॉमिक्स को, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, और कोई भी बात अगर आपको बोलनी है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। थैंक यू।